नमस्कार दोस्तों, साउथ अमेरिका वीलॉग सीरीज के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे हम इंडिया से साउथ अमेरिका पहुंचे और कैसे खरीदी वहां पे एक मोटरसाइकिल। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे इस दुनिया के एक वीरान कोने में, एक बहुत ही छोटे और खूबसूरत आइलैंड पे जो फेमस है अपनी हिस्ट्री और मिस्ट्री के लिए और जिसका नाम है इला दे पास्कुआ या फिर ईस्टर आइलैंड। तो ईस्टर आइलैंड जाने का मेरा इनिशियली कोई प्लान नहीं था क्योंकि वहां पहुंचना बहुत महंगा है। सेंटियागो से भी वहां की टिकट कुछ 70 से 80 हज़ार रुपए की है और हम तो ठहरे बजट ट्रैवलर। तो उस दिन शुक्रवार था, हॉस्टल में हैप्पी आवर था, पीरा में पिस्कोसार था, छोटा सा ही बार था और सामने से एक खूबसूरत सी लाल बाल वाली लड़की आके मुझे बोलती है, क्या तुम्हें पता है तपाती फेस्टिवल के बारे में? तपाती फेस्टिवल ईस्टर आइलैंड का एनुअल कल्चरल फेस्टिवल होता है और वहां जाने का सबसे अच्छा समय भी। तो मजाक मजाक में मैं ऐसे ही गूगल फ्लाइट्स पे टिकट्स देखने लगा और पता नहीं कोई एयरलाइन का बग था या फिर असली में इतनी सस्ती टिकट्स थी, मुझको सिर्फ 13,000 रुपए में ईस्टर आइलैंड की टिकट मिल गई अगले ही दिन की। इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मैं बगल में एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने 80,000 रुपए की फ्लाइट टिकट करा रखी थी और 2 महीने पहले ही बुकिंग कराई थी। तो हमेशा की तरह किस्मत ने साथ दिया और हम पहुंच गए ईस्टर आइलैंड। तो इस सेक्शन में मैं आपको ईस्टर आइलैंड का भूगोल समझाऊंगा। ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक छोटा सा रिमोट आइलैंड है और ये मेनलैंड साउथ अमेरिका से भी कुछ 4,000 किलोमीटर दूर है। फिर भी वाइट पॉलिटिकल हिस्ट्री के चक्कर में चिली के अंडर आता है। इसका टोटल एरिया सिर्फ 160 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो साउथ दिल्ली 250 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर आप साउथ दिल्ली से एक्सेंट वाला पार्ट हटा दें तो समझ लीजिए उतना बड़ा है ईस्टर आइलैंड। तो पॉइंट पे आते हैं और एक्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ईस्टर आइलैंड में मेरा ट्रिप कुछ 5 नाइट्स और 4 डेज का था, जो मेरे हिसाब से इनफ है क्योंकि लास्ट डे तक मेरे पास ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं। एयरपोर्ट पे लैंड करके सबसे पहले आपको नेशनल पार्क की एंट्री फीस देनी होती है और पूरा आइलैंड ही एक नेशनल पार्क है। इसकी फीस कुछ $80 या फिर 6,000 रुपए है और यहाँ पे फ्लाइट्स के अलावा सबसे मेजर खर्चा यही है। मेरा टोटल खर्चा यहाँ पे 35,000 रुपए हुआ, जिसमें फ्लाइट्स, एंट्री फीस और स्कूटी का रेंट ही 24,000 रुपए था। तो 11,000 रुपए में बाकी सब ज्यादा बुरी डील नहीं है कंसिडरिंग ईस्टर आइलैंड काफी महंगी जगह है। ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का नाखून काटना कितना मुश्किल है ना। यहाँ पे एक मेन टाउन है हंगारोआ जो आइलैंड के साउथ में है। उसी के बाहर एयरपोर्ट है, शहर में एक मार्केट है, एक फुटबॉल फील्ड है और कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। छोटा सा ही शहर है, आप कहीं से भी कहीं पैदल ही जा सकते हो। फिर भी मैंने स्कूटी रेंट कर ली, वो भी 2,500 रुपए पर डे पे। फुल मजानी लाइफ। घूमने के लिए जो यहाँ पे सबसे फेमस चीज है वो है माओइस्ट स्टैचूज, जो काफी आइकॉनिक है। आपने काफी वॉलपेपर्स और फोटोज देखी होंगे इनकी यहाँ की। तो पूरे आइलैंड पे करीबन 900 स्टैचूज हैं और ऐसे अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं। ऑन एन एवरेज ये 13 फीट की है और कुछ 14 टन से ज्यादा इनका वजन है। तो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जाके स्टैचूज देख सकते हैं। स्पेशली सनराइज और सनसेट के टाइम पे बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। आपको यहाँ जाने के लिए $20 से $25 में टूर्स मिल जाएंगे काफी आसानी से बहुत सारे लोगों के साथ। मगर अगर आप मेरी तरह स्मार्ट ट्रैवलर हैं तो आप एक स्कूटी रेंट करेंगे और जब मन चाहे गेड़ी मारेंगे और ओवरऑल आपको ये टूर से सस्ता ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक डेड वॉल्केनो है रानो काऊ, जो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है और इस वॉल्केनो के अंदर एक फ्रेश वाटर लेक भी है। यहाँ जनरली टूर बसेस पे लोग आते हैं सवेरे के समय, मगर अगर आप मेरी तरह स्मार्ट ट्रैवलर हैं तो यहाँ पे आप अपनी स्कूटी से शाम को जाएंगे जब पूरे वॉल्केनो पे आप अकेले होंगे और फिर आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया। सपना आई लव यू। अब आइलैंड की बात हो रही है और हम बीच की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हैरानी की बात यह है कि ईस्टर आइलैंड पे एक ही मेजर बीच है और वो भी काफी छोटा सा ही है मगर बेहद खूबसूरत। अन्नाकेना बीच आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है और माना जाता है जो सबसे पहले ईस्टर आइलैंड पे लोग आए थे वो यहीं पे उतरे थे। तो तपाती फेस्टिवल के समय पे गए थे तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं। तपाती फेस्टिवल ईस्टर आइलैंड का एनुअल फेस्टिवल होता है जो रापा नुई लोगों का कल्चर सेलिब्रेट करता है। रापा नुई वहाँ के इंडिजिनस लोगों को कहते हैं। तो ये कुछ 2 हफ्ते का फेस्टिवल होता है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू म्यूजिक टू आर्ट टू हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम। सभी लोग अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में घूमते हैं जो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। मैंने तो पहले 2 ही दिन अटेंड किए थे फेस्टिवल के,
तो उसमें कुछ ओपनिंग सेरेमनी थी, गाना बजाना था और अगले दिन एक ट्रायथलॉन रेस थी। उसमें ऐसा 3 फेजेस होते हैं। पहले में आपको एक छोटी सी बाम्बू बोट पे तैर के जाना होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी। फिर पॉइंट बी पहुंच के 20 किलो केले लेकर भागना होता है पॉइंट सी तक, और आखिर में पॉइंट सी से स्विम करके फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। इसके अलावा और भी गेम्स होते हैं, कुछ तो तकेशी कासल टाइप होते हैं। मिसाल के तौर पर एक और रेस होती है, उसमें पहाड़ के ऊपर से आपको केले के पेड़ के स्लेज पे बैठाकर नीचे फेंक दिया जाता है। तो ये जो पूरा फेस्टिवल है उसका पॉइंट है कि हर साल आइलैंड की एक क्वीन बनती है। तो ऐसा 2 क्लैन्स बन जाते हैं, समझ लीजिए जोश पिक्चर के बिच्छू गैंग और ईगल गैंग टाइप, और दोनों क्लैन अपनी टीम से एक एक क्वीन नॉमिनेट कर देते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और अंत में जो टीम जीतती है रानी उसी की बनती है। तो ईस्टर आइलैंड का जो सबसे बड़ा मिस्ट्री है वो ये है कि इतनी सारी स्टैचूज जो इतनी बड़ी हैं, इतनी भारी हैं, वो पूरे आइलैंड पे अलग अलग जगह इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कैसे पहुंचे। उस समय तो जेसीबी भी नहीं होते थे। तो इस पे अलग अलग थ्योरीज हैं। जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि इन सारे स्टैचूज को एक बड़े से स्ट्रक्चर पर रख के, ऐसे फट्टे टाइप्स, और नीचे बहुत सारे वुडन लॉक्स रख के पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे रोल करके ले गए। बाकी जो वहां के लोकल बड़े बूढ़े बिलीव करते हैं वो ये है कि ये स्टैचूज खुद ही चल के चले गए, वो भी आत्मनिर्भर थे। और एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस ने ये स्टैचू बनाए हैं, हो भी सकता है वो सच हो। मगर लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं, रापा नुई, ये स्टैचूज उन्होंने ही बनाए हैं, और ये उनके पूर्वजों को, जो उनके ट्राइब्स के हेड्स थे, चीफ्स थे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ईस्टर आइलैंड पर हैबिटेशन कब स्टार्ट हुआ, वहां पे लोग कहां से पहुंचे, ये भी एक मिस्ट्री है। तो इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम आपको 12th सेंचुरी ईस्टर आइलैंड का एक दृश्य दिखाते हैं। ये कहानी है 12वीं शताब्दी में पोलिनेशिया के एक मिथिकल आइलैंड हीवा की। हीवा के राजा का नाम हकुना मटाटा था, नहीं सॉरी, होटू मटुआ था। होटू मटुआ की जिंदगी भी हमारे जैसी क्वारंटीन सी थी, और सालों एक आइलैंड पर रहने के बाद वो बोर हो गया था और चाहता था नया आइलैंड ढूंढना। उसने ये जिम्मेदारी हाउ माका सिंह को दी, जो वहां का प्रॉपर्टी डीलर था। राजे ने ना मेरी लैनी देनी कितनी हुई है, हाय रब्बा मैनू बचा ले। ओए होए की होया पुत्र? हाय मैं की दसा, राजा ने ना नवा आइलैंड शिफ्ट होना है ते बुंड मेरी फटी हुई है। ਅਸੀਂ पांच सौ तो भाई बैठे हैं कि चुटकियां चल जावा नवा आइलैंड। तुसी मेरी हेल्प करो प्लीज। तुसी पार्टी हो जी या ब्रोकर? ਅਸੀਂ ब्रोकर। ओ तुसी टेंशन ना लो, मेरी नजर विच एक परफेक्ट लोकेशन हैगी आ। बाबा जी ग्रेटर नोएडा ब्लैकलिस्ट है, मेरे खुद के फ्लैट फंसे हुए ने, उत्थे टा आइलैंड तो बजाना। ओ ना जी ना, असी भगवान आ, बेईमान नहीं आ। इथों 4000 किलोमीटर दूर सेंटर ऑफ अर्थ हैगा, उत्थे एक निक्का जिहा टापू आ जिथे अज तक कोई नहीं गया। और फिर हाउ माका सिंह निकल गया अपनी नाव लेके ईस्टर आइलैंड की तलाश में। लग गया सी मैनू गॉड दसेगा शॉर्टकट, चप्पू चला के मेरी टोई गई, फटाफट चली जांदा अगे आवे स्टॉर्म या होवे डस्ट, ए मुंडा जेड़ा सिखांदा वंडरलस्ट। और इसी के साथ वो ईस्टर आइलैंड पे गिद्दा पाने वाला पहला इंसान बना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।